Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about the descriptive research or descriptive research. अगर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर जाएं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है। पहले तो आपने जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च देखा, दैट इज ऑन द बेस ऑफ बाय पर्पस एंड बाय मेथड, राइट। और बाय पर्पस एंड बाय मेथड आपने देखा कि हमारे पास डिफरेंट सब कैटेगरीज आई, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इवन क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास सब कैटेगरी आई कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आई, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिसर्च। और स्पेशली इन सोशल साइंसेज वी यूज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज हो रही है, सेम वे में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को भी बहुत ज़्यादा यूज करें। और एजुकेशन सेटिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत ज़्यादा यूज होती है, स्पेशली जब हमने नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, थ्योरीज डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। या किसी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है या एक नॉलेज प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को प्रेफर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिफाइंड एज अ रिसर्च मेथड दैट डिस्क्राइब्स द characteristics of the population or the phenomena that being studied. This methodology more focus on the what of the research subject rather than why of the research subject. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, मैंने पहले बता दिया कि जब हमें नॉलेज या इंफॉर्मेशन किसी चीज़ से रिलेटेड चाहिए होती है, और वो इंफॉर्मेशन हमें किससे चाहिए, हमें अपनी पॉपुलेशन से चाहिए, ठीक है। हमारा कोई भी फिनोमेना है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमें पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो मेथोडोलॉजी होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, वो बहुत उसमें वेरिएशन होती है। जैसे कि हम सर्वे स्टडी कर सकते हैं, हम केस स्टडी कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, राइट। यानी कि जब हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है और या ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है लार्जर पॉपुलेशन से, तो देन विल प्रेफर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस चीज़ को आंसर कर रही है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, यानी क्या है, कैसे है, ठीक है, किस तरीके से है, ठीक है। वाई, इसको वो आंसर नहीं करती। इसके लिए हम कंपैरेटिव रिसर्च या कंपैरेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ठीक है, क्यों और कैसे हुआ। उसके लिए हम दूसरी रिसर्च की तरफ जाते हैं, अदर टाइप ऑफ रिसर्च की तरफ जाते हैं। लेकिन क्या हुई, किस तरह हुई, कब हुई, इस चीज के लिए हम जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ जाएंगे, right? What descriptive research is not. Descriptive research find the what, when, where of a problem, not the why and how, यानी कि क्यों और कैसे हुई, इसको वो डील नहीं करती। Because of this we can't use the descriptive method to explore cause and effect relationship, where one variable like a person's job role affect another variable like their monthly income, ठीक है। कि अब ये आपके सामने एग्जांपल है कि पर्सन का जॉब रोल उसकी इनकम या मंथली इनकम पर अफेक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे अफेक्ट करेगा और क्यों अफेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें कंपैरेटिव कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो कब, कैसे और किधर हुई, इस चीज के लिए, यानी हमने नॉलेज को प्रोवाइड करना है, चीजों इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज करते हैं। Characteristics of descriptive research. Some distinctive characteristics of descriptive research are quantitative research. मैंने आपको पहले बताया कि descriptive research is always come under the quantitative research. Why? जब हमारे पास data in quantitative form में होता है, then we'll go for the descriptive research. Uncontrolled variable. In descriptive research, none of the variable influence in any way the use of observational method to conduct the research. अब देखो यहाँ पे जैसे कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देखें तो हमें उसमें वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमने उनके इफेक्ट देखने होते हैं ना। तो जब इफेक्ट देखने होते हैं तो हमने बाकी सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है कि वो हमारे स्टडी के रिजल्ट्स को खराब ना कर दे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने वेरिएबल्स को तो कंट्रोल ही नहीं करना, हमारे पास वो ऐसे वेरिएबल्स ही नहीं है जो इफेक्ट करें, क्योंकि हमने हाउ एंड वाई तो चेक ही नहीं करना, हमने व्हाट, वेयर, व्हेन
इनको देखना है। तो ये इसके अंदर यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है या हो रही है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो उसमें हमारे पास वेरिएबल्स का कंट्रोल नहीं होता, यानी हमें रिलैक्सेशन होती है। Cross-sectional study. Descriptive research is generally a cross-sectional study where different sections belong to the same group are studied. अब क्रॉस सेक्शनल होता है कि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं। लाइक इफ यू सेलेक्ट वन टॉपिक एंड यू वांट दैट टॉपिक टू स्टडी द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल और और डिफरेंट प्रोविंसेस और डिफरेंट वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन, तो आप उसमें कर सकते हो। लाइक अगर आप एक टॉपिक ले रहे हो जिसको आप रूरल में करना चाह रहे हो, अर्बन पे करना चाह रहे हो, मेल पे करना चाह रहे हो, फीमेल पे करना चाह रहे हो, यानी आप किसी भी वेरिएशन पे करना चाहोगे, इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे, तो आप इजीली कर सकते हो। आप आप उनके रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप बहुत से सेक्शन, एक टॉपिक को बहुत से सेक्शंस के अंदर डिवाइड करके भी आप स्टडी कर सकते हो, यानी कि उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। बेस फॉर फर्दर रिसर्च, ठीक है। अब द डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन देन बी फर्दर रिसर्च यूजिंग डिफरेंट रिसर्च टेक्निक। अब देखें, जो हमारे पास डेटा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू आता है, हम उसके बेस पे हम फ्यूचर रिकमेंडेशन दे सकते हैं, फ्यूचर रिसर्चर को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो दिस फील्ड के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी रिसर्च के अंदर, कि जब हमने उससे इंफॉर्मेशन ली, डेटा कलेक्ट किया और आफ्टर एनालाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग और फाइंडिंग द कंक्लूजन, तो हम रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये रिजल्ट की बेस पे हम कह रहे हैं कि द फ्यूचर रिसर्चर कैन कंडक्ट द रिसर्च ऑन दिस फील्ड, राइट। Then application of descriptive research with example. To understand the end objective of research goal, below are some way organizing currently used descriptive research today. Look, हम जितनी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस कर रहे हैं, हम उसको जर्नलाइज कर सकते हैं अदर रिसर्चेस के ऊपर, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हमारी रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबसे पहले होता है डिफाइन रिस्पोंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। कि हमारे पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे रिस्पोंडेंट कौन से हैं, यानी कि रिस्पोंडेंट मतलब कि आपने जिनसे आपकी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिसको आप चेक करने चाह रहे हो। लाइक इफ यू वांट टू चेक द स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ smokers या स्मोकिंग अफेक्ट्स ऑफ ऑन ह्यूमंस हेल्थ, लाइक अगर आपका ये टॉपिक होता है कि स्मोकिंग इफेक्ट कर रही है ह्यूमन हेल्थ पे, बैड इफेक्ट कर रही है, या जो भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो कि इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, तो अब आपकी टारगेट पॉपुलेशन इसमें क्या है, इसमें टारगेट पॉपुलेशन आपकी वो पर्सन्स हैं जो स्मोकर्स हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन्स लेने हैं जो स्मोकर्स हैं, ठीक है। तो इट्स मीन आपने सबसे पहले जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होनी चाहिए, राइट। देन वैलिडेट एग्जिस्टिंग कंडीशन, देन आप क्या करते हो, उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस को वैलिडेट करते हो, लाइक कि वो अभी स्मोक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनकी कंडीशन क्या है, उसको आप उसकी वैलिडेशन कैसे हो सकती है, एक तो पायलट टेस्टिंग के थ्रू हो सकती है, ओके, आप प्री टेस्टिंग के थ्रू भी उसकी वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। यानी उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन को आप वैलिडेट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो, देन उससे आप क्वेश्चनर अपना फिल करवा सकते हो, सर्वे कर सकते हो, ठीक है। मेजर डेटा ट्रेंड्स, यानी कि जो आपके पास डेटा इस वक्त आ रहा है, आप उसको इजीली मेजर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, उसके ऊपर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर सकते हो और आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। कंडक्ट कंपैरिजन, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, आप ये भी बता सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्मोकर्स की हेल्थ का, तो जब अगर आप इसी को क्योंकि हमने ये भी बात की ना कि ये डिफरेंट सेक्शंस में भी हो सकता है, तो जब आप इसी का कंपैरिजन दूसरे के साथ करना चाहते हो कि एक स्मोकर की हेल्थ का एक नॉन स्मोकर की हेल्थ के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो, इवन नॉलेज बेस थ्योरी बेस पे भी कर सकते हो कि थ्योरीज कहती हैं कि स्मोकर्स की हेल्थ और जो नॉन स्मोकर्स हैं उनकी हेल्थ पे के क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं।
तो आप इजीली उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। कंडक्ट रिसर्च एट डिफरेंट टाइम। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की सबसे बड़ी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है या बिग कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज यू कैन कंडक्ट इन मेनी टाइम्स। ठीक है, जब मैंने आपको लास्ट अभी बताया कि हम इसको फ्यूचर रिसर्चर के लिए रेकमेंड कर सकते हैं, तो एक तो हम उसके नॉलेज गैप बता सकते हैं जहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है, जहाँ हमने स्टडी नहीं किया, एक तो हम फ्यूचर रिसर्चर को रेकमेंड कर सकते हैं। एक हम ये भी कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी रिसर्चेस हुई हुई हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, उन्हीं को हम अ, उन्हीं को हम दोबारा रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने एक रिसर्च अगर किसी और एरिया में हुई है, उस रिसर्च को आप अपने एरिया में कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत पहले हुई है, उसको उसकी वैलिडिटी को चेक करना है, तो उसको भी आप इस टाइम पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कि ओल्ड में क्या थी, करंट में क्या है। ठीक है, तो हम इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। Then descriptive research method. There are three distinctive methods to conduct descriptive research. They are observational method. Observational method में quantitative observation, qualitative observation, यानी observation हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। Then case study, survey research, यानी ये methods हैं, हम इसके through descriptive research कर सकते हैं। Okay, observational method. To the observational method, it is the most effective method to conduct descriptive research, and both quantitative observation and qualitative observation are used in this research method. यानी हमने पहले डिस्कस किया कि ऑब्जर्वेशनल मेथड क्यों इफेक्टिव है, कि इसमें हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों यूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव जब हमें न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है डेटा की, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, तो हम ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज कर सकते हैं। या हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट के बिहेवियर्स में चेंज आ रहा है, किसी टेक्निक के थ्रू, तो कितनी दफ़ा वो एक चीज़ को रिपीट कर रहा है तो चेंज आ रहा है, तो उसकी हमें न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कि उस बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर उसने एग्रेशन शो किया, कॉपरेशन शो की, हैप्पीनेस शो की, जिस तरह का बिहेवियर क्वालिटेटिव फॉर्म में यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में शो किया, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। केस स्टडी इन्वॉल्व इन डेप्थ रिसर्च एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। Case study lead a hypothesis and widen a further scope of studying a phenomena. Case study is in-depth method of a single case, right? हम कोई भी एक सिंगल केस लेते हैं, उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं। लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल, वो आपकी केस स्टडी करते हैं, वो आपसे आपके डिफरेंट टेस्ट लेते हैं कि आपको को अगर कोई डिजीज है तो उसकी रीजन क्या है, रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं, देन ट्रीटमेंट करते हैं, और ठीक है, तो फाइनली क्योर करते हैं। केस स्टडी में भी जब आपके पास एक सिंगल केस आता है, तो आप उसको इन डेप्थ स्टडी करते हो। स्पेशली ये साइकोलॉजी के अंदर यूज होता है। केस स्टडी के एक पर्सन आता है, उसको अगर डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो जो साइकोलॉजिस्ट है उसको डीपली अंडरस्टैंड करता है, उससे रिलेटेड वो डेटा कलेक्ट करता है, और उसकी पहले तो रूट काज फाइंड आउट करता है, देन जो है ट्रीटमेंट उसको रिकमेंड करता है। दिस इज केस स्टडी। देन सर्वे रिसर्च। इन सर्वे रिसर्च, रिस्पोंडेंट आंसर थ्रू सर्वे और क्वेश्चनर और पोल्स। दे आर पॉपुलर मार्केट रिसर्च टूल्स टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। सर्वे रिसर्च ये जो है मोस्टली यूज होता है। सर्वे रिसर्च बहुत सी ऐसी स्टडीज हैं जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनका रिस्पांस चाहिए होता है रिस्पोंडेंट से, पॉपुलेशन से। ये हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम क्वेश्चनर के थ्रू यूज कर सकते हैं, हम पोल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हम इवन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स होते हैं, वो आप लोगों की फीडबैक के लिए एक जो है कार्ड दे देते हैं कि आप हमें रैंकिंग कर दें, रेट कर दें, आप अपनी फीडबैक बताएं। क्वेश्चंस वहां पे मेंशन होते हैं, क्वेश्चंस का आप आंसर कर देते हैं, राइट? तो ये क्या होता है कि ये सर्वे रिसर्च होता है। सर्वे रिसर्च बहुत इजी भी होता है और इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। आप ये है कि क्वेश्चंस बनाए होते हैं, तो थोड़े टाइम में आपने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Examples of descriptive research, especially food group launching a new range of
barbecues rubs would like to understand what flavors of rubs are favored by different sets of people. To understand the preferred flavor plate, they conduct a descriptive study or descriptive research study using different methods like observational method in supermarket, by also conducting a survey while conducting in-depth demographic informations offer insights about the preference of different markets. This can also help to tailor make the rubs and spreads to different preferred meals in that demographic. Conducting a thorough descriptive research help the organizations tweak their business models and amplify marketing in core markets. Some other problems and or research questions that can lead to descriptive research are market researchers that want to observe habits of consumer, a company that wants to evaluate the morale of this of its staff. Like even the teacher also can conduct the descriptive research. वो अगर अपनी चेक करना चाह रही है टीचिंग मेथडोलॉजी को या करिकुलम को ये करिकुलम को चेक करना चाह रही है, शी कैन डू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वेश्चनर बनाया, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने पॉपुलेशन में और उनसे इंफॉर्मेशन ले ली। एक स्कूल जो है वो अपनी जो है वैलिडिटी या अपनी रैंकिंग चेक करना चाह रहा है, लोगों की ओपिनियन चेक करना चाह रहा है कि हाउ दे आर वर्किंग, तो अपनी पॉपुलेशन से वो जो है क्वेश्चनर के थ्रू, इन डेप्थ स्टडी के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, दिस इज अ वन एग्जांपल। एडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब कुछ एडवांटेजेस हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डेटा कलेक्शन हमारे लिए बहुत इजी होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, क्योंकि एक हम इतना टाइम टेकिंग नहीं होता, क्विकली हम लार्जर पॉपुलेशन से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हमें वेरिएशन में डेटा भी मिल सकता है, वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, हम उनके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, उसकी नेचुरल सेटिंग के अंदर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और हम वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्विक टू कंडक्ट एंड चीप, यानी इजी है, इजीली हम उसको कंडक्ट कर सकते हैं, और वेरी चीप है, यानी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। यानी कि अगर आप जो है मेल के थ्रू कर देते हो, खुद मार्केट में रिसर्च कर लेते हो, ठीक है, खुद जाके पर्सन टू पर्सन आप क्वेश्चनर फिल करवाते हो, तो जो है आप बहुत जल्दी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन मेकिंग के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप उसकी बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो, रिजल्ट्स बहुत जल्दी कंक्लूड कर सकते हो, फाइंडिंग्स अपनी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर सकते हो, और उसी की बेस पे आप बहुत अच्छी स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी लगा सकते हो, राइट। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तो हमने बहुत सी एडवांटेजेस बताई, जो अभी तो हमने कुछ डिस्कस की हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, राइट। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी सबसे मेन ये होता है, क्योंकि जब हम नेम लिखते हैं, अगर हम सपोज लिखते हैं या खुद पर्सन टू पर्सन जाके क्वेश्चन आर फिल करवाते हैं या इंटरव्यू लेते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है जो रिस्पोंडेंट का है, जो सैंपल का होता है, कि उसको होगा कि आप उसकी जो इंफॉर्मेशन है आप डिस्क्लोज ना कर दो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, क्योंकि ट्रस्ट लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो आती है तो वो सम टाइम आप के लिए ये बड़ा चैलेंज होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपने क्वेश्चन या इंटरव्यूज के थ्रू ली है वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, हालो इफेक्ट भी आता है। हालो इफेक्ट ये होता है कि अगर हम एक क्वेश्चन एक चीज के एक क्लास में फिल करवा रहे हैं, तो अगर एक ने ये आंसर कर दिया, यानी अगर आप एक ग्रुप में क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, तो अगर एक ने आंसर एक ट्रैक के थ्रू किया तो सब के सब उसी ट्रैक पे चले जाएंगे। ठीक है, यानी आप पूछना कुछ और चाह रहे हैं, तो एक स्टूडेंट या एक पर्सन ने किसी और ट्रैक में आंसर दे दिया, तो सब क्या करेंगे, उसी से लिंक कर देंगे, और उसका क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा।
ठीक है। और हालो इफेक्ट ये भी है, जब आप सर्वे कर रहे होते हो, मतलब क्वेश्चन आर फिल करवा रहे होते हो, तो उसमें अगर सपोज एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि सब वो इतना टायर्ड हुआ हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, तो अगर आपने उससे करवाया तो उसने जल्दी जल्दी में आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं दिए, आपका आंसर सही नहीं होगा, राइट। तो वो भी एक हालो इफेक्ट है। देन सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। समटाइम ये होता है कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो ट्रू रिप्रेजेंटर ना हो आपकी पॉपुलेशन का। ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है कि अगर आपने रैंडमली सेलेक्ट किया है और रैंडमाइजेशन में भी आपने कोई ऐसी कर दी कि आपकी अपनी बायसनेस आ गई, तो सैंपल जो है ट्रू रिप्रेजेंटर नहीं हो सकता। दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज एंड नो स्कोप टू लर्न कॉजेज। यानी कि हम इसमें जो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है या जो आप फाइंडिंग करते हैं, तो आप उसकी कॉजेज नहीं बता सकते, यानी कॉज एंड इफेक्ट का तो स्कोप ही नहीं है। तो दिस इज द बिग डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाउ वी हैव सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च, what is survey? Survey represent one of the most common type of quantitative social science research. Why are survey conduct? अब सर्वे रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस के अंदर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज द सब टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। व्हाई? बिकॉज वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड वी आर कन्वर्टिंग इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। और स्पेशली क्वालिटेटिव में तब जाती है जब व्हेन वी आर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज। और स्पेशली अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो इसमें हम क्वेश्चनर्स यूज कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशंस यूज कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर क्वांटिटेटिव फॉर्म। Why are survey conduct? To describe the characteristics of population. When we want to describe the characteristics of population, when we describe the phenomena of population, then we'll conduct the survey. As in other types of research, the population as a whole is really study. ठीक है। अब बाकी उसके अंदर हम जो है population को स्टडी नहीं कर सकते एज हम जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो हम पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी जैसे कि है एज, जेंडर, एथनिसिटी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड सो ऑन, यानी कि इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस भी हम चेक कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को चेक कर सकते हैं, पॉपुलेशन को चेक कर सकते हैं। और अब जैसे कि टीचर्स इन इनर सिटी हाई स्कूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ग्रुप, द रिसर्चर वुड सेलेक्ट a sample of teachers from inner city high school or to the survey। यानी कि अगर if you have any question related to the teachers teaching methodology, तो आप टीचर्स की जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेक कर सकते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर। Survey research, a type of research to collect the data and fact about some certain situation or issues from the target population existing in surrounding having relevance to the nature of the study। अब सर्वे रिसर्चेस क्या होती है? कोई भी एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन अपनी पॉपुलेशन से लेनी है, ठीक है। आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, यानी आपने उससे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आपने उसके लिए सर्वे करना है। सर्वे रिसर्च इज द रिसर्च स्ट्रैटेजी टू स्टडी द रिलेशनशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आप अपनी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसके रिलेशनशिप को किसी सर्टेन फेनोमेना के साथ चेक करना चाह रहे हो, देन यू विल गो फॉर सर्वे रिसर्च। लाइक अगर आप कहते हो कि आप कह सकते हो कि इंटरनेट अफेक्ट स्टूडेंट्स लाइफ इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। इफ यू हैव दिस टाइप टॉपिक और ये प्रॉब्लम है, तो आपने लोगों से वो स्टूडेंट लेने हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो है आजकल गैजेट्स, ई गैजेट्स यूज कर रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चन फिल करा सकते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और चेक कर सकते हो। Types of survey, we have cross sectional survey and longitudinal survey। cross sectional survey क्या है और longitudinal survey क्या है?
Cross-sectional survey collect information from a sample that has been drawn from a predetermined population. The information is collected at just one point in a time. अब क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि एक टाइम में आपने डिफरेंट पॉपुलेशन से या डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन ली, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल सर्वे. सपोज आप यहाँ पे करिकुलम चेंज के अगर टू चेंज द मैथ करिकुलम इन स्कूल, ठीक है, उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो आप 15 टू 24, 25 टू 35 एंड 35 टू 44 के एजिस से ले सकते हो इंफॉर्मेशन, ये हो सकता है. या आप ये करना चाह रहे हो मेल एंड फीमेल, ये दो सेक्शंस हो सकते हैं, आपकी इनकम लेवल हो सकती है, यानी दैट डिपेंड कि आपका टॉपिक क्या है. ठीक है, आप अगर एजेस चेक करना चाह रहे हो तो आपने 3 डिफरेंट सेक्शंस बना दिए, 15 टू 24, 25 5 टू 34 एंड 35 टू 44, यानी आपने फिर इनका कंपेयर कर दिया एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम. और ये याद रखना कि इन पॉइंट इन अ टाइम, जस्ट वन पॉइंट इन अ टाइम, यानी एक सेट के अंदर एक ही टाइम. सपोज आप, मैं इसकी और सिंपल वे में अगर एग्जांपल दूं, जैसे मिड टर्म है, ठीक है, मिड टर्म एक ही टाइम हुआ, तो आप चेक करना चाह रहे हो ए एंड बी के अंदर मिड टर्म के रिजल्ट कैसे रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, ठीक है, किसके स्कोर्स ज्यादा अच्छे थे, या उनकी आप टीचिंग मेथड्स को, टीचर की टीचिंग मेथड को चेक करना चाह रहे हो, तो एट अ टाइम वन पॉइंट में आपने ए एंड बी दो डिफरेंट सेक्शन से इंफॉर्मेशन ले ली, तो इसको क्या कहा, क्रॉस सेक्शनल सर्वे. यानी कि एक टॉपिक आपने एक टाइम में दो डिफरेंट लोगों से पूछा, तो इसको हमने कहा क्रॉस सेक्शनल सर्वे. अब longitudinal survey information is collected at different point in time in order to study change over time. अब longitudinal नाम इसे है कि इसको मोर देन वन टाइम हमने चेक करना है, यानी एक पॉइंट में हमने एक दफा चेक किया, उसी चीज को थोड़ा सा टाइम करके डिफरेंट पॉइंट में चेक कर लिया, ठीक है, कि उसके अंदर कितना चेंज आया, यानी टाइम देने के बाद, टाइम ड्यूरेशन देने के बाद हमारे पास कितना चेंज आया, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे. यानी हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको एक टाइम में वो इन्फॉर्मेशन कैसी थी, फिर थोड़ा गैप देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन कैसी थी, स्पेशली अगर हम जैसे कि डॉक्यूमेंट से अगर एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हिस्टोरिकल रिसर्चेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से प्राइमरी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, देन हम वो अगर सेकेंडरी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो दैट विल बी चेंज. ठीक है, तो वो चेंज कैसे आया. फॉर लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन आर कॉमनली इम्प्लाइड इन सर्वे रिसर्च. ट्रेंड सर्वे आ गए कि आजकल ट्रेंड क्या है, तो पहले ट्रेंड क्या थे. अगर हम फैशन ट्रेंड की बात कर लें, तो फैशन ट्रेंड आज से 1990s या 1980 में क्या था, और अब ट्रेंड क्या है. ठीक है, कोड सर्वे आ गया, पैनल सर्वे आ गया, फॉलो अप सर्वे. कोड सर्वे क्या है, अच्छा यहाँ पे ही हम देख लेते हैं. इन अ ट्रेंड सर्वे डिफरेंट सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन हुज मेंबर में चेंज आर सर्वेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम. Example, assume the researcher want to study trend in female valedictorians' attitudes toward gender equality. The survey would be administered annually, and each annual sample would include only female valedictorians graduating that year. अब अगर हमने फीमेल का ही चेक करना है, फीमेल का एटीट्यूड ट्रेंड चेक करना है, तो क्या कैसे हो सकता है कि हम एक टाइम में चेक किया, फिर कुछ अर्से एक साल के बाद हमने वही क्वेश्चनर दूसरी फीमेल से चेक किया, यानी कि उनसे इंफॉर्मेशन चेक की कि अब उनका ट्रेंड क्या है, इंफॉर्मेशन चेंज हुई कि नहीं हुई, राइट. फिर उसके बाद हमारे पास है कोड सर्वे. A cohort study samples a particular population whose member do not change over the course of the study. ठीक है, अब कोर सर्वे में क्या होगा कि सैंपल सेम रहेगा, ट्रेंड सर्वे में मे बी सैंपल चेंज हो जाए. अभी अगर मैंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन ली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट टाइम मैं किसी और लोगों से इंफॉर्मेशन लेती हूँ कि आप स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है, या एटीट्यूड क्या है. ठीक है, तो क्या हुआ, टाइम भी चेंज, सैंपल भी चेंज, पॉपुलेशन भी चेंज. लेकिन कोर्स सर्वे में क्या होगा कि सैंपल वही रहेगा. ठीक है,
टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाएंगी, सैंपल वही रहेगा। ठीक है, जैसे कि ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, स्मोकर का ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया, ठीक है, आपने एक ग्रुप लिया, उससे इंफॉर्मेशन ली, फिर कुछ टाइम के बाद आपने दोबारा से वो इंफॉर्मेशन ली, फिर कुछ टाइम के बाद आपने वो इंफॉर्मेशन ली, तो आपने इन दोनों का कंपैरिजन किया कि क्या चेंज आया। ठीक है, फिर और जब आपने फिर उस ग्रुप को नॉन स्मोकर के साथ कंपैरिजन किया, तो फिर आपको पता चला कि इंफॉर्मेशन कितनी चेंज है। एग्जाम्पल, द रिसर्चर could identify 1400 female valedictorians in 2005 and sent survey to 300 randomly selected participants. Then in 2006, the researcher would return to the sample, same population of 1400 valedictorians, and again randomly select 300 participants in survey. Each sample could be composed of different valedictorians, although random sampling may result in some overlap, but all sample would be selected only from the population of female valedictorians from 2005. अब 2000, अब यहाँ पे जो एग्जांपल है और एक मैंने जो एग्जांपल दी कि अगर हमने ग्रुप ऑफ स्मोकर्स का हमने इंटरेस्ट देखना है, तो पहले हमने एक ग्रुप लिया, ठीक है, कि उनका इंटरेस्ट क्या है, राइट, फिर उनका डेटा हमने नेक्स्ट को भेज दिया, फिर कुछ अरसे के बाद उसी ग्रुप से हमने इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, तो अब वो इंफॉर्मेशन, जब उसकी पहले की इंफॉर्मेशन देन बाद की इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया, फिर जब हमने नॉन स्मोकर का रिजल्ट लिया, इंफॉर्मेशन ली, यानी 3 टाइम्स हमने इसको चेंज किया, और तब हमने उसको कंपैरिजन किया, और फिर उसके रिजल्ट्स को हमने प्रेजेंट किया कि वो स्टडी क्या कह रही है नॉन स्मोकर से, और स्मोकर्स की क्या वो स्टडी कह रही है, उससे रिलेटेड उसके रिजल्ट्स क्या है। यानी कोड सर्वे के अंदर बस आपने एक चीज याद रखनी है कि कोड सर्वे के अंदर हमारा सैंपल जो है ना वो सेम रहेगा, हमारी टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा, हम उसमें ब्रेक एंड गैप्स दे देंगे, लेकिन सैंपल सेम रहेगा। Panel survey. A panel survey involves a sample in which the same individual are studied over time. ठीक है, अब पैनल सर्वे के अंदर क्या होगा कि पैनल सर्वे के अंदर जो सैंपल ऑफ स्टडी है वो सेम ही है। ठीक है, अब हमने कोड सर्वे के अंदर एक जो डिफरेंस देखा था कि कोड सर्वे के अंदर हमने उसी सैंपल से दोबारा इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, और फिर उसको नेक्स्ट नॉन स्मोकर से हमने की, यानी कि एक दूसरे न्यू ग्रुप के साथ उसका कंपैरिजन किया और उसके साथ हमने कंपेयर किया। लेकिन पैनल सर्वे के अंदर हमारा ये है कि वही लोग हैं जो एक ही साल या 2 सालों से कर रहे चले आ रहे हैं, तो उन्हीं से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, हमने उन्हीं की इंफॉर्मेशन को जो है आगे प्रेजेंट करना है, उसमें नया सैंपल इंक्लूड नहीं करना। कोड सर्वे में हमने न्यू सैंपल इंक्लूड किया था, ठीक है, जब 2 टाइम्स इंफॉर्मेशन लेने के बाद थर्ड टाइम हमने एक न्यू सैंपल इंक्लूड किया। लेकिन पैनल सर्वे में यानी एक पैनल होता है, और वो पैनल वही सालों से चला आता है और वही डिसीजंस लेता है, ठीक है, तो सेम पैनल सर्वे में जो एक पैनल हमारा बना होता है उसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्पेशली एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर, या हम कोई ऐसी थ्योरीज या कोई हम ऐसे रूल्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो पैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है उसी पैनल से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की और वो हमने एक रूल बना दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पैनल सर्वे। Follow-up survey. A follow-up survey addressed development or change in a previously studied population sometime after the original survey was given. अब follow-up survey क्या है? Follow-up survey के ये जो है डेवलपमेंटल स्टडी की तरफ लेके जाता है, चेंज की तरफ लेके जाता है, जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी, प्रीवियस पॉपुलेशन में हो चुकी, उसमें चेंज लाके हम एक नया सर्वे करते हैं, नई रिसर्च कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग अक्सर एजुकेशन या सोशल साइंसेस के अंदर जो रिसर्चेज ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, पब्लिश हुई होती हैं, उन्हीं के टॉपिक को, उन्हीं की चीज़ों को, उन्हीं के क्वेश्चनर्स को उठा के हम दोबारा से स्टडी कर लेते हैं, और हम फिर ये चेंज कर लेते हैं कि भाई पहले क्या था अब क्या था, ठीक है, यानी उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाके, तो हम पॉपुलेशन हो सकता है पॉपुलेशन जो उन्होंने बताई थी उसी पॉपुलेशन से, या पॉपुलेशन चेंज भी कर सकते हैं, या उसी पॉपुलेशन से हम दोबारा से इंफॉर्मेशन लेके तो हम फॉलो अप कर सकते हैं, यानी चेंज लेके आ सकते हैं, नई डेवलपमेंट ला सकते हैं, ठीक है। पर्पस एंड यूज।
अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पर्पस एंड यूज क्या है, या सर्वे का पर्पस एंड यूज क्या है टू मेजर द चेंज, कि हम चेंज की कितना चेंज आ चुका, ठीक है, उसको चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या सर्वे स्टडी किया जाता है। टू स्टडी एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड हैबिट्स, सर्वे के थ्रू हम स्पेशली एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स को मेजर कर सकते हैं। हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं कि किसकी वजह से क्या चेंज आ रहा है, यानी कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका रिलेशनशिप पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, हम उसको चेक कर सकते हैं। हम स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर सकते हैं, हम उसके डिफरेंट डेमोग्राफिक को चेक कर सकते हैं, हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं डिस्क्रिप्टिव और सर्वे में, और हम उन्हीं हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, और उन हाइपोथेसिस की बेस पे जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स की बेस पे हम जो है डिसीजन ले सकते हैं, यानी अपने रिजल्ट और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप इन सर्वे रिसर्च, अब स्टेप्स कौन से हैं सर्वे रिसर्च के, वही स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हैं। और साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम या डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है, यानी आपके पास वो ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिस पे आपने सर्वे करना है, जिस पे आपने रिसर्च करना है। फिर अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है। फिर आपने टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, आपको अपनी सैंपल कलेक्शन टेक्निक पता होनी चाहिए ताकि फिर आप डेटा कलेक्ट कर लो। अब आपने डेटा कैसे कलेक्ट करना है, यानी सर्वे करना है, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, यानी कौन सी टेक्निक यूज करनी है उसके बारे में पता होना चाहिए। जब आपको उसके बारे में पता होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना है, लाइक अगर आपने क्वेश्चनर बनाना है तो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाना है, ऑब्जर्वेशन या चेक लिस्ट बनानी है तो अकॉर्डिंग टू आपने इंस्ट्रूमेंट बनाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो आपने डिसाइड करने हैं। क्वेश्चनर को जो आपने डिजाइन किया उसकी प्री टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि इस क्वेश्चनर के थ्रू आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं, यानी आपका क्वेश्चनर स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। ठीक है, आपने उस क्वेश्चनर का ओवरऑल फॉर्मेट भी देखना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक ना हो, वर्ड्स की मिस्टेक ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट ना किया हो। वन क्वेश्चन शुड आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं कि एक सवाल में दो दो सवाल किए गए हों और वो दो तीन आंसर आपको रिक्वायर्ड हो, यानी एक सवाल में एक आंसर ही रिक्वायर्ड हो। फिर उसके लिए आपने कवर लेटर भी बनाना होता है, क्योंकि कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके क्वेश्चनएयर के ऊपर लगता है, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं और आप पर्पस बताते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर आपने ट्रेनिंग, अगर आपने इंटरव्यू करना है तो आपने अपने इंटरव्यूज को ट्रेनिंग देनी है, एक दफ़ा सारा समझा देना है कि भाई हमने ये क्वेश्चन, इवन आप क्वेश्चनर भी पहले बता सकते हो उसको, ताकि वो एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो। अगर आपने उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है या रिटन रिकॉर्डिंग करनी है, ये सारा कुछ आपने उनको बता देना है। और स्पेशली जो नॉन रिस्पॉन्स है, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अनफिल्ड होते हैं, आपका रिस्पोंडेंट छोड़ देता है, तो आपने उनको चेक करना है कि आपको नॉन रिस्पोंडेंट जो है वो उनको फाइंड आउट टारगेट करें कि आपके ऐसे नॉन रिस्पॉन्सेज ना आए। डेटा एनालिसिस इन सर्वे रिसर्च, फिर एंड पे हमारा डेटा एनालिसिस होता है, यानी जब आपको डेटा मिल जाता है तो फिर आपने एनालिसिस उसका करना है, यानी एनालिसिस में उसमें कोई हायर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कोई अच्छी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है, ताकि आप इजीली कंक्लूजन बना सकें और रिकमेंडेशन दे सकें और अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। थैंक यू, दैट इज ऑल अबाउट